स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से अपना एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो अध्याय बताने से पहले आपको बता दूं कि हम बुक कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारी क्लास 12th और 11th यानी कि 11th 12th दोनों की कंबाइंड बुक है। कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो अभी तक हमने अपने अध्याय संख्या 13 तक यानी कि चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर आपके जो हैं वो 11th के थे, फिर 12th के आए। तो अब हम फिर से जो आ चुके हैं वो है हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 11th के हमारे कोर और इलेक्टिव दोनों ही सिलेबस के लिए हैं, यानी कि दोनों ही जो कोर्सेज चलते हैं उनमें ये दोनों में ही ये चैप्टर आएगा। और ये चैप्टर है हमारा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। हम सभी हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए एक अपना एक प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर जो होता है कुछ कागजातों, कुछ नोटिस, इन सभी के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे ये लिखे जाते हैं, इनके प्रारूप क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस अध्याय के अंदर जानेंगे। तो ये अध्याय शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें औपचारिक पत्र है, मुख्य टिप्पण है, अनुशासक टिप्पण है, कार्यसूची है, कार्यवृत्त है, आपका स्मरण पत्र है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे लाइन से। तो इतना सारा चीज़ें होने के कारण इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजी वे से हर एक चीज़ को समझ सकें। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया का, ये है पार्ट 1। आप जैसे कि देख रहे हैं पार्ट 1 है, तो इसमें हम 2 चीज़ों को समझने वाले हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है मुख्य टिप्पण या नोटिंग। तो जिस तरीके से आपकी बुक में ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, उन्हीं प्रोसीजर को हम लेकर चलेंगे और आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इनके फॉर्मेट्स भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर कार्यालय लेखन है क्या। जैसे मैंने बताया कि कार्यालयों में काम करते हैं तो हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ये पत्राचार के माध्यम से करनी पड़ती हैं। तो यही पत्राचार माध्यम के तरीके से जो चीज़ें होती हैं, यही कार्यालय लेखन होता है। तो देखें, आपने कभी न कभी आम सरकारी दफ्तर में कागज़ों और फाइलों के ढेर देखे होंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, बहुत सारे कागज़ और फाइलें रहती हैं। इन फाइलों का दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही दौड़ती है। आज इतना डिजिटलाइजेशन हो जाने के बावजूद भी आप अभी भी फाइलें ही देखेंगे। चाहे किसी विषय पर विचार करना हो या उस पर निर्णय लेना हो, कोई भी टॉपिक हो, उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। हमने बताया ना, जैसे सरकारी दफ्तर में तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है, तो हर एक टॉपिक के लिए एक फाइल ज़रूर होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। तो समझ में आया? उस टॉपिक से बाहरी लोगों के जरिए या कार्यालय से संबंधित जो लोग भी पत्राचार करते हैं, वो फाइल की राइट साइड में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फाइल की राइट साइड। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं या अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, वे फाइल बाईं तरफ वाले पृष्ठों पर होती हैं। तो समझ में आया? अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें इन सारी चीज़ों में कोई डाउट है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम उस पर कुछ टिप्पणियां लिखते हैं, हम लिखेंगे या कार्यालय वालों द्वारा लिखा जाएगा, तो वो सभी चीज़ें फाइल की बाईं तरफ से लिखी जाती है। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, एक दाहिना और एक बायां। जहाँ पर बाहरी लोगों द्वारा दिए गई जो सुझाव होती हैं या अंदर लोगों द्वारा, ऑफिस कार्यालय द्वारा दिए गए जो भी प्रस्ताव होते हैं, उन पे जो लेटर्स होते हैं वो आपके कहाँ रखे जाते हैं? राइट साइड में। लेफ्ट साइड में उस टॉपिक पर अगर कोई टिप्पणी है, कोई सुझाव दिया जाता है, तो उनके जितने भी ई कागज़ होते हैं वो बाईं तरफ रखे जाते हैं। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब कई श्रेणी क्या है? उदाहरण के लिए कई पत्र सूचनाएं मांगने और भेजने के लिए लिखे जाते हैं। मतलब हम कोई सूचना आपसे मांग रहे हैं या किसी को उनको दे रहे हैं। कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। अब जैसे हम अगर ऑफिस में जो है सीनियर पोस्ट पे हैं, तो हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं
उनको हम कोई आदेश दे रहे हैं कि नहीं आप इस काम को ऐसे करो, ठीक है। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। ये सभी कार्यालय लेखन के अंतर्गत है। अब मान लीजिए कार्यालय में कोई भी चीज़ घटित हो रही है या किसी के रिक्वायरमेंट है, हमें वैकेंसी है या जो कोई भी चीज़ें हैं, तो इसकी सूचना हम कहाँ छपवाते हैं? पेपर में छपवाते हैं, न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए भी एक विभाग अलग होता है, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे ही लेखन क्या कहलाते हैं? कार्यालय लेखन कहलाते हैं। अब ये कार्यालय लेखन के कुछ प्रकार जो हम इन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 3 पार्ट हैं इस चैप्टर के, उसमें हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे औपचारिक पत्र, फिर टिप्पण, मुख्य टिप्पण और अनुषंगिक टिप्पण, ठीक है। ये क्या होती हैं ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर अनुस्मारक, फिर अर्ध सरकारी पत्र, फिर स्वतः स्पष्ट टिप्पणियाँ, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र। तो ये सारी चीज़ें करीबन 9 चीज़ें हैं जो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे और जिनके फॉर्मेट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आप सभी ने लिखा है, फॉर्मेट लगभग वही रहता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में जब हम औपचारिक पत्राचार करते हैं तो इनमें इस तरह की फाइल संख्या ज़रूर मेंशन की जाती है और थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। चलिए देख लेते हैं। यह है महानिदेशालय का प्रशासन विभाग। तो अब समझ में आया। अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाकर चलिए जहां पर हम एक विभाग के अंदर पहुंच रहे हैं। एक महानिदेशालय का प्रशासन विभाग है जहां एक अनुभाग अधिकारी शंकरन जी पूरी गंभीरता से किसी मसले को सुलझाने में व्यस्त हैं। तो अनुभाग अधिकारी हैं शंकरन जी जो किसी गंभीरता को सुलझाने के मसले में व्यस्त हैं। अब क्या है, अभी आगे देखते हैं। सामने एक पत्र पड़ा है जो मसले का केंद्र बिंदु है, पर पत्र मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से आया हुआ है और इस प्रकार है। तो सामने एक पत्र है शंकरन जी के और उस मसले पर इनको उस मसले को सुलझाना है। अब पत्र क्या है, जहां से समस्या शुरू, उनके पास एक पत्र आया है, उस पत्र को हम देखते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। तो हमने बताया ना मुंबई से ये पत्र आया है। फाइल संख्या है मुंबई का 5/2005/206। तो ये इस तरीके से फाइल संख्या लिखी होती है, सन लिखा होता है, डेट लिखा होता है और नंबर लिखा होता है। अब किस डेट को लिखा गया है? मुंबई इसे लिखा गया है 15 मार्च 2005 को, ठीक है। सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक नगर, नई दिल्ली। विषय है मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अब देखिए अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान में आपको बता दूं, जो हमारे टीवी और जो पिक्चर्स, इन सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ही चलती हैं। गवर्नमेंट इन सब पे भी निगाह रखती है। इनका अपना एक कार्यालय होता है जिसे अखिल भारतीय साहित्य सांस्कृतिक संस्थान बोलते हैं। तो मुंबई के इस कार्यालय क्षेत्र से इन्होंने महानिदेशालय में पत्र भेजा है कि फोन के लिए जो एक निर्धारित व्यय डिसाइड किया गया है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। तो जो सीमा इन्होंने निर्धारित करी है वो उसको बढ़ाने के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। महोदय, कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या, अब हम पिछली कोई एक जो है परिपत्र जारी किया गया था जब ये निर्णय लिया गया था, यानी कि जब ये व्यय निर्धारित किया गया था कि मोबाइल पे इतना ही पैसा मिलेगा, तो उस परिपत्र को जारी किया गया था। वो परिपत्र संख्या बताई जा रही है। अभी हम लोग परिपत्र भी पढ़ेंगे ना आगे तो क्लियर होगा। देखिए 2413 संख्या 2004 थी जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जब 2004 में जब ये आदेश निकला था तो उसमें आपको बता दिया गया था कि मोबाइल का खर्चा 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही बसती है, तो जाहिर से है कि वहाँ पर कार्य ज़्यादा होता है और 2000 का व्यय इनको कम पड़ रहा है। देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में हैं। इनकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं।
साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय से भी निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। तो मतलब सिर्फ उस इंडस्ट्री के लोगों से ही इनको संपर्क में नहीं रहना पड़ता, बाकी जो निदेशालय वगैरह हैं, जो जैसे महानिदेशालय को इन्होंने पत्र लिखा है दिल्ली में, तो उनसे भी संपर्क में रहना पड़ता है। तो संपर्क में रहने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिलसिले में देश के विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं से भी लगातार बात करनी पड़ती है। तो फंडिंग के लिए भी बहुत जगह से बात करनी पड़ती है। ऊपर बताए गए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीने से यह देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6000 रुपये के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी जाए। भवदीय राकेश कुमार निदेशक। अब ये कहाँ से लेटर आया? मुंबई से आया है। किसने लिखा है? राकेश जी ने लिखा है। किसको लिखा है? शंकरन जी को मुंबई में लिखा है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपने देख लिया, ये एक सरकारी पत्र होता है। अब सरकारी पत्र को हमने प्रारूप देख लिया औपचारिक पत्र का। अब जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें? देखिए, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, ये इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, ये लिखा गया था ना। फिर आते हैं, पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा गया है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ, अब किसको हमने पत्र लिखा था? मुंबई में निदेशक को लिखा था, तो उनका लिखा था वहां पर। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है, कभी कभी अगर हमें जरूरत हो तो हम अधिकारी का नाम भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो हम लोग अब औपचारिक पत्रों में, देखिए अक्सर हमने भी बताया है आपको कि हम सेवा में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसका उपयोग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन से या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। तो विषय किस विषय में हम लिख रहे हैं पत्र, जैसे कि हमने मोबाइल खर्चे की निर्धारित सीमा के लिए लिखा था। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। विषय के बाद हम महोदय लिखते हैं। पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। हमेशा आप किसी भी तरह की लेखन कार्य करें, बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित है। चूंकि ये एक सरकारी कार्यालय है तो प्रशासनिक शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं। इस पत्र में बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। अधोलेख यानी कि इसके नीचे है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता है। आप चाहें तो नाम के नीचे पदनाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भवदीय था, यहाँ सिग्नेचर था, नाम था और फिर ये पदनाम था कि वो एक निदेशक है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा औपचारिक पत्र। हमने देख लिया कि पूरा किस तरीके से लिखा जाता है, और आप मैटर समझते हुए चलिए, क्योंकि अब हम जितने भी पत्र लिखने वाले हैं ये इसी मैटर के अंतर्गत आने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं मुख्य टिप्पण। शंकरन जी ने वो औपचारिक पत्र पढ़ लिया, अब वो उस पर टिप्पण देने वाले हैं। टिप्पण क्या है? देखिए, टिप्पण सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का माध्यम है। कार्यालयों में आए हुए विचाराधीन पत्रों को निपटाने के लिए लिपिक अथवा अधिकारियों, लिपिक मतलब टाइपिस्ट, अथवा अधिकारियों के द्वारा पूर्व संदर्भ, वर्तमान तथ्य और आवश्यक सुझावों का उल्लेख करते हुए अधिकारी के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में दी जाती है। अब समझिएगा क्या हुआ कि इससे पहले अगर इस पे बाबत कोई भी चीज़ हुई है, जहां बढ़ाने के लिए बात की गई है,
पुराने जो पत्र हैं उन सभी का रेफरेंस देते हुए टिप्पण लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर राकेश जी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में 2000 में सन 2000 में ये 2004 में ये सीमा 2000 रुपये निर्धारित की गई थी, ये इन्होंने मेंशन करी। अब शंकरन जी के सामने जब ये पत्र आया तो अब वो क्या करेंगे, पुरानी चीज़ों को खंगालेंगे जो इस मोबाइल की निर्धारित सीमा से संबंधित था, और फिर उसके बाद अपने व्यूज़ को देंगे। देखिए, चलिए देखते हैं। अनुभक्तियां टिप्पणी या नोटिंग कहलाती हैं। अन्य शब्दों में किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है वह टिप्पण कहलाती है। इसी टिप्पण को मुख्य टिप्पण भी कहा जाता है। तो ये मुख्य टिप्पण होता है। किस पे दिया जा रहा है? ये आपके औपचारिक पत्र पे। चलिए, अब शंकरन जी के सामने जब ये पत्र आया, अब हम सिचुएशन पे चलते हैं, ठीक है। शंकरन जी के सामने राकेश जी का जब ये पत्र आया तो उन्होंने ये पत्र पढ़ा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, चलिए क्यों क्या किया शंकरन जी ने। शंकरन जी ने पत्र को पढ़कर बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि भाई यहाँ पर पैसे बढ़ाने की बात की गई थी। वे पत्र में बताए गए कारणों से कतई सहमत नहीं थे कि किस इन सारे रीजन से बढ़ाइए। उन्हें लग रहा था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची को दावत देना है। अगर एक जगह ढील दे दी जाए तो ऐसी 10 मांगे लेकर कोई सामने आ सकता है। लेकिन यह तो उनकी व्यक्तिगत राय थी। दफ्तर का एक अपना तरीका होता है और निर्णय में अन्य दूसरे लोगों की भी भूमिका होती है। तो हर चीज़ में एक हमारी पर्सनल राय होगी और एक ऑफिस का प्रोसीजर होता है और दूसरों से विचार विमर्श होता है, वही चीज़। लिहाजा उन्होंने पत्र अपने सहायक ज्ञान प्रकाश जी को इस निर्देश के साथ भेजा कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो शंकरन जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे कि चीज़ बढ़ाई जाए, लेकिन चूंकि एक प्रोसीजर फॉलो करना है तो उन्होंने ये पत्र अपने ही सहायक यानी कि अपने अंडर काम करने वाले ज्ञान प्रकाश जी के पास ये पत्र भेजा और कहा कि इसको पढ़कर जो आवश्यक कार्यवाही की जा सके उसे कीजिए। ज्ञान प्रकाश जी खुर्राट सहायकों में से एक थे, यानी कि वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। विभाग में लंबे अरसे से हैं और इस वजह से वे विभागीय ज्ञान के भंडार हैं। बहुत समय से वो विभाग में काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। उन्हें कार्यालय नियमावली की चलती फिरती लाइब्रेरी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, यानी कि वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कोई भी किसी को भी अगर परेशानी होती है तो ज्ञान प्रकाश जी से आकर राय लेता है। ज्ञान प्रकाश जी ने तुरंत वह फाइल निकाली जो मोबाइल फ़ोन के खर्चे में कटौती से संबंधित थी। अब हर एक चीज़ की अपनी एक फाइल होती है, हमने आपको भी बताया था। तो मोबाइल खर्चे में कटौती संबंधित एक फाइल बनी हुई थी ऑलरेडी, तो ज्ञान प्रकाश जी ने तुरंत वो फाइल निकलवाई। फाइल और इसमें लगे परिपत्र उन्हें मुखाग्र थे, यानी कि उन्हें ये सारी चीज़ें याद थी जो इसमें पहले से लगी हुई थी। फिर भी उन्होंने उन पर एक नज़र डालने के बाद फाइल पर कुछ इस तरह की टिप्पणी लिखी, ठीक है। अब उस पत्र पर उन्होंने क्या दिया, अपना मुख्य टिप्पण दिया, यानी कि नोटिंग दी। क्या दी? यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या, अब फाइल संख्या आपको मैं बता दूं, जो औपचारिक पत्र में फाइल संख्या दी गई थी, ये देखिए ये फाइल संख्या दी गई थी ना, ये फाइल संख्या थी। अब यही फाइल संख्या आपके मुख्य टिप्पण में यहाँ पर दी गई है, फाइल संख्या मुंबई की, ठीक है, जो दिनांक 15 मार्च 2005 को भेजी गई है। पत्र में ये निदेशक ने मोबाइल फोन में के मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा को 2000 रुपये से 6000 रुपये तक बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। तो सबसे पहले टिप्पणी आपको बतानी पड़ेगी पत्र में किस चीज़ के लिए आग्रह किया गया है, फाइल संख्या क्या है, किस डेट को करिए, सब चीज़ें हम बताएंगे। फिर उसके बाद इस संबंध में महानिदेशालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2000 को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस फाइल के पृष्ठ संख्या 12 पर है। अब हमने बताया था हर काम के लिए एक फाइल होती है, तो मोबाइल खर्चे के लिए भी एक फाइल बनी थी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी विषय पर जो पहले की फाइल थी उसको निकाला और उन्होंने बताया कि इस पर जो पहले जो निर्णय लिया जा चुका है वो पृष्ठ संख्या 12 पर है और जो 23 नवंबर 2004 को लिया गया था। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपये निर्धारित कर दी गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी जो है एक नीचे टिप्पणी नहीं दी गई है कि कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिससे ये खर्चा बढ़ाया जा सके।
इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इसी विषय पर की गई पहले की टिप्पणी को देखें जो पृष्ठ संख्या 8 पर 8 टिप्पणी है। तो पृष्ठ संख्या 8 पे भी एक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझकर लिया गया है कि 2000 रुपये जो निर्धारित की गई है वो बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद ही निर्धारित की गई है और बिना समझ कर लिया गया है। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है और बिना बोर्ड की अनुमति के इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये टिप्पणी कर दी है कि इसमें हम बोर्ड ने निर्धारित करी है और इसमें हम कोई फेरबदल बोर्ड की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते हैं। विचारार्थ अनुभाग अधिकारी ज्ञान, इनके सिग्नेचर है ज्ञान और नाम है ज्ञान प्रकाश सहायक। ठीक है, तो ये टिप्पणी उन्होंने टिप्पण करी। अब टिप्पण लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं। ये बातें क्या हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र और प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश जारी किया जाता है वो टिप्पणी कहलाती है। जैसा कि अभी हुआ, राकेश जी का पत्र आया शंकरन जी के पास, शंकरन जी ने वो अपने सहायक ज्ञान प्रकाश को दिया और ज्ञान प्रकाश जी ने पूरे मामले को पढ़ने के बाद मुख्य टिप्पण दिया। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी कि नोटिंग कहते हैं। समझ में आया, टिप्पणी करना और टिप्पण कहलाता है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है। ठीक है, अब वो किस पे था, खर्चा बढ़ाने पर। साथ ही उन बातों की ओर संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभव किया गया था। तो उसके अलावा किस चीज का नोटिफिकेशन देना कि ये जो निर्णय लिया गया था उससे रिफरेंस वाली जो पिछले जितनी भी आदेश हैं उन सभी का रिफरेंस देना भी होता है, जो यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी ने किया। सन 2004 में जो खर्चा निर्धारित किया गया था और वो किस किस पृष्ठ संख्या थी, पृष्ठ संख्या 12 और 8 पर थी, ये सारी चीजें बताई गई थी। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। टिप्पण का मतलब क्या होता है, नियम के अंदर रहकर मामले को पूरा करना। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण तथा आधिकारिक स्तर पर टिप्पण। ठीक है, लेकिन ये टिप्पण किसने किया है, सहायक ने। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर ही होते हैं। अब जैसे किस पे आया था, निदेशक के पास आया था और उन्होंने अपने सहायक निदेशक को दे दिया, सहायक को दिया ना, तो इसलिए अधिकतर टिप्पण सहायक स्तर पर ही होते हैं। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं। चूंकि ये सबसे पहला टिप्पण होता है, उस पत्र पे पहला टिप्पण किया गया है, तो ये आरंभिक या मुख्य टिप्पण कहलाता है, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए विवेचन करता है, जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने किया। इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवृत्ति के दिए गए विवरण का तथ्य सार दिया जाता है। जैसे 23 नवंबर 2004 को जो फैसला किया गया था उसको मेंशन करना होता है। फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। फिर ये बताया जाता है जो नियम है उनके तहत जो हमने राय प्रकट करी है वो दे देते हैं। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिने ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो अभी तक तो लेफ्ट साइड हो रहा था, लेकिन ये टिप्पण में हम राइट साइड में जो है सिग्नेचर करते हैं। देखिए राइट साइड में था ज्ञान प्रकाश सहायक, ये चीज उन्होंने करी थी। और फिर उसके बाद किसमें, मुख्य अधिकारी यानी शंकरन जी के सामने प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना उसका पद नाम वहां बाईं ओर लिखना है। ठीक है, तो कहाँ हम प्रस्तुत करेंगे, बाईं ओर। अनुभाग अधिकारी कौन थे, शकन्नर। विचारार्थ प्रस्तुत है। अब इन्होंने तो अपना मत दे दिया और किसके सामने प्रस्तुत किया, अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी कौन थे, शंकरन जी थे ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि ज्ञान प्रकाश जी को सारी चीजें समझ में आ चुकी थी। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए, जिस मेन टॉपिक पर, जैसे खर्चा बढ़ाने पर था। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है,
टिप्पणीकार यानी कि कौन है टिप्पणीकार? ज्ञान प्रकाश को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश और पूर्वाग्रहों से कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यानी कि उसे अपनी पर्सनल कोई भी गजस जो है वो नहीं निकालनी है, सभ्य भाषा में इसको लिखना है। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। लिखा गया था, हुआ था, मतलब कहने का तात्पर्य है ना मैं शामिल होंगी ना आप शामिल होंगे, अन्य पुरुष में ये चीज लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम दो चीजें इस वीडियो में अपने पढ़ने वाले थे, जहां पर था औपचारिक पत्र और मुख्य टिप्पण, तो हमने पढ़ लिया। अब मुख्य टिप्पण के बाद अब इसके आगे प्रोसीजर में हम चलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना, जो हमारा रहेगा आपका कार्यालय लेखन और प्रक्रिया का पार्ट 2। ठीक है, हम अलग अलग पार्ट में इसलिए लेकर आए ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझाएं और पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसके आगे की कार्यवाही कार्यालयों में किस तरीके से की जाती है और उसके लिए हम क्या क्या कार्यालय लेखन करते हैं, उनके प्रारूप क्या होते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।